नमस्कार साथियों। आज हम अजमेर जयपुर जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा जो 25 अगस्त 2018 को तृतीय पारी में तकनीकी सहायक भर्ती परीक्षा आयोजित की थी उसका जो पेपर है वो हल करेंगे। इस पेपर में कुछ प्रश्न पूरे वीडियो में हल किए, शेष जो प्रश्न है वो हम आज हल करेंगे। आज का अपना प्रश्न है, लैम्प के श्रेणी संयोजन में निम्न में से कौन सा मापदंड समान होता है। यानी श्रेणी संयोजन में इनमें से क्या समानता होती है। देखो, श्रेणी संयोजन के अंदर धारा का मान समान होता है और वोल्टता का मान अलग अलग होता है। जबकि समांतर संयोजन के बारे में पूछ ले तो वोल्टता का मान तो होता है समांतर संयोजन में समान और धारा का मान होता है अलग अलग। अब इसमें श्रेणी संयोजन में पूछा है और समान क्या होगा, तो श्रेणी संयोजन में धारा का मान समान होगा। अब ऑप्शन देखो, वोल्टेज, तो श्रेणी संयोजन में वोल्टेज का मान अलग अलग होता है। ऊर्जा प्रत्येक वो जो युक्ति है उसके द्वारा अलग अलग ऊर्जा खपत होगी। धारा का मान समान होगा। विद्युत खपत ये भी अलग होगी, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, धारा का मान समान होगा। तो राइट आंसर हो गया सी, धारा। अगला क्वेश्चन है, 200 वोल्ट इनपुट और 400 वोल्ट आउटपुट के ट्रांसफार्मर के लिए प्राथमिक से द्वितीयक टर्न्स का अनुपात है। यानी इनपुट वोल्टेज यानी E1 क्या है, या V1 हम कह सकते हैं। V1 बराबर क्या है 200 वोल्ट और आउटपुट यानी V2 बराबर क्या है 400 वोल्ट। तो इनका प्राथमिक और द्वितीयक टर्न्स का अनुपात क्या होगा, यानी जो टर्न्स अनुपात है वो क्या होगा। तो टर्न्स है, यदि वोल्टता ज्यादा है तो टर्न्स भी ज्यादा होंगे, कम है तो कम होंगे, यानी उसी अनुपात में टर्न्स का अनुपात सेम ही रहेगा, यानी वोल्टेज का अनुपातिक में ही रहेंगे। अब देखो, प्राथमिक में 200 है, सेकेंडरी में 400 है, तो टर्न्स अनुपात भी 200 अनुपात 400 हो जाएगा। या इसे हम 2 अनुपात 4 कह सकते हैं, या इसे हम 1 अनुपात 2 कैसे हैं कह सकते हैं। तो टर्न्स का अनुपात है, प्राथमिक से द्वितीय का टर्न्स का अनुपात वो 1 अनुपात 2 हो जाएगा। तो देखो किसमें, ए ऑप्शन में देखो 1 अनुपात 2, तो राइट आंसर हो गया ए, 1 अनुपात 2। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक मोटर में फ्यूज का उद्देश्य की सुरक्षा प्रदान करना है। यानी क्या सुरक्षा प्रदान करता है, ये एक मोटर परिपथ में फ्यूज क्या सुरक्षा प्रदान करता है। तो देखो, मोटर परिपथ में लघु पथ से सुरक्षा प्रदान करने के लिए तो फ्यूज का प्रयोग करते हैं, और अति भार से सुरक्षा प्रदान करने के लिए अति भार रिले, यानी जो थर्मल है या मैग्नेटिक अति भार रिले हम जो लगाते हैं स्टार्टर के अंदर वो काम में लेते हैं। तो अति भार से सुरक्षा प्रदान करने यानी ओवरलोड से या अति भार से सुरक्षा प्रदान करने के लिए तो रिले लगाते हैं, अति भार रिले, ओवरलोड रिले, और लघु पथ से सुरक्षा प्रदान करने के लिए फ्यूज लगाते हैं। अब ऑप्शन देखो, यानी इसमें फ्यूज का पूछा है। ओवरलोड नहीं, क्योंकि ओवरलोड से सुरक्षा प्रदान करने के लिए अति भार रिले लगाया जाता है। अंडरलोड नहीं, उच्च वोल्टेज नहीं, ओपन सर्किट नहीं, शॉर्ट सर्किट सही है। शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा प्रदान करने के लिए फ्यूज प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो गया ई, लघु पथ या शॉर्ट सर्किट है। अगला क्वेश्चन है, 35 वोल्ट सप्लाई के श्रेणी में जुड़े 2 किलो ओम, 2 किलो ओम, 3 किलो ओम प्रतिरोधकों का कुल प्रतिरोध व धारा का मान क्या होगा, ज्ञात कीजिए। यानी क्या कह रहे हैं कि 35 वोल्ट तो आपूर्ति है और 3 प्रतिरोधक है जो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। मान लो 3 प्रतिरोधक है जो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। आपूर्ति वोल्टता क्या कह रहा है 35 वोल्ट। प्रतिरोधक का मान क्या है 2 किलो ओम, 2 किलो ओम और 3 किलो ओम। पूछा क्या है कि एक तो कुल प्रतिरोध, एक तो RT बराबर क्या होगा और एक I बराबर क्या होगा, इस पथ में से प्रवाहित धारा I का मान क्या होगा। तो श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध RT बराबर क्या होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। मान लो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R1 कितना है 2 किलो ओम प्लस 2 किलो ओम प्लस 3 किलो ओम, तो कितना हो गया 7
किलो ओम 2 तो 4 3 7 किलो ओम, किलो ओम में है ये। तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा 7 किलो ओम। अब पूछा है धारा, धारा का मान क्या होगा? तो I बराबर क्या है V अपॉन R। V का मान क्या है 35, R का मान क्या है 7 किलो ओम, यानी 7 इंटू 10 की घात 3 ओम, क्योंकि किलो ओम में होगा तो 10 की घात 3। अब यह 7000 भी रख सकते हैं, एक ही बात है। तो ये हो जाएगा 35 इंटू 10 की घात -3 बट्टा 7। इसका भाग इसमें लगाया कितनी बार जा रहा है 5 बार। तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 की घात -3 एम्पियर, और 10 की घात -3 है तो ये हो जाएगा मिली। तो क्या हो जाएगा 5 मिली एम्पियर। तो प्रवाहित धारा का मान क्या होगा 5 मिली एम्पियर। तो I बराबर हो गया 5 मिली एम्पियर। तो प्रतिरोध का मान तो हो रहा है 7 किलो ओम और धारा का मान हो रहा है 5 मिली एम्पियर। तो किस ऑप्शन में देखो 7 किलो ओम, सी ऑप्शन में देखो 7 किलो ओम और 5 मिली एम्पियर। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। तो राइट आंसर हो गया सी, 7 किलो ओम 5 मिली एम्पियर। अगला क्वेश्चन है संचयी रूप से संयुक्त डीसी मोटर जब भार बढ़ता है तो, यानी संचयी यौगिक मोटर है उसमें भार बढ़ने पर क्या होगा, गति बढ़ जाती है, टॉर्क कम हो जाता है, गति कम हो जाती है, टॉर्क बढ़ जाता है, और भी दोनों। तो संचयी यौगिक मोटर में क्या होता है कि जो भार का मान बढ़ता है तो फ्लक्स का मान बढ़ेगा, और फ्लक्स परिणाम कुल फ्लक्स बढ़ जाएंगे तो गति घट जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा गति कम हो जाती है। तो किस में देखो सी ऑप्शन में देखो गति कम हो जाती है। तो संचयी यौगिक मोटर में जो जो भार का मान बढ़ता है गति कम हो जाती है, यानी बिना भार पर एक स्थिर गति, और जो जो भार का मान बढ़ाया जाता है गति घट जाती है। जबकि डिफरेंशियल यानी विभेदीय यौगिक मोटर है उसमें क्या होता है बिना भार पर स्थिर गति, जो जो भार का मान बढ़ाया जाता है गति का मान भी बढ़ता है। तो विभेदीय यौगिक में तो गति बढ़ती है भार बढ़ाने पर, जबकि संचयी यौगिक यानी क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर में क्या होती है भार बढ़ाने पर गति कम हो जाती है। तो राइट आंसर क्या हो गया सी, गति कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन है किसी भी विद्युत मोटर के आउटपुट शक्ति कहां पर ली जाती है, यानी मोटर की आउटपुट शक्ति है वो कहां पर मापी जाती है। तो मोटर की आउटपुट शक्ति उसके शाफ्ट पर मापी जाती है। तो ऑप्शन देखो, और आर्मेचर कॉइल पर नहीं, कंडक्टर पर नहीं, ध्रुव पर नहीं, कैम्प्लेन शाफ्ट पर माउंट सही है, वाइंडिंग पर नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कंप्लेन शाफ्ट पर माउंट की जाती है आउटपुट शक्ति। तो राइट आंसर हो गया डी, शाफ्ट पर। अगला क्वेश्चन है ट्यूबलाइट सर्किट में चौक का प्राथमिक कार्य क्या है। ट्यूबलाइट परिपथ में चौक क्यों लगाई जाती है और इसका प्राथमिक कार्य क्या है। तो देखो ट्यूबलाइट परिपथ में चौक है वो स्टार्टिंग में उच्च वोल्ट प्रदान करती है, यानी लगभग 1000 वोल्ट स्व प्रेरण के कारण लगभग 1000 वोल्ट तक जनरेट करती है। तो प्राथमिक कार्य हो गया उच्च वोल्ट पैदा करना, यानी स्टार्टिंग के समय उच्च वोल्ट पैदा करना। द्वितीयक कार्य क्या हो गया, जब ट्यूब स्टार्ट हो जाती है प्रचलित हो जाती है तो धारा को सीमित करती है, यानी धारा को नियंत्रित करती है। तो यह धारा का नियंत्रण द्वितीय कार्य हो गया। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ट्यूबलाइट प्रारंभिक में उच्च वोल्ट देती है, स्टार्टिंग के समय उच्च वोल्ट देती है, और जब ट्यूबलाइट स्टार्ट हो जाती है यानी प्रचलित हो जाती है तो धारा को नियंत्रित करती है। तो धारा का नियंत्रण तो हो गया द्वितीय कार्य, और प्राथमिक कार्य क्या हो गया वोल्टता को उच्च वोल्टता प्रेरित करना या उत्पादित करना। अब ऑप्शन देखो, प्रारंभिक धारा सीमित करना नहीं, उच्च वोल्टेज प्रेरित करना सही है, फिलामेंट को गर्म करना नहीं, शुरू करने के बाद धारा सीमित करना ये द्वितीयक कार्य हो गया, लाइट को सुरक्षित करता है नहीं। तो राइट आंसर क्या हो गया उच्च वोल्टेज प्रेरित करना, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। तो राइट आंसर हो गया बी, उच्च वोल्टेज प्रेरित करना। अगला क्वेश्चन है पूर्ण तरंग रेक्टिफायर में उपयोग किए जाने वाले डायोडों की संख्या है। एक फुल वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड प्रयोग किए जाते हैं। इसी पेपर में पहले पूछा था कि हाफ वेव में कितने डायोड प्रयोग किए जाते हैं, तो हाफ वेव में एक। अब पूछ रहा है कि फुल वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड प्रयोग किए जाते हैं,
तो फुल वेव में 2 डायोड प्रयोग किए जाते हैं। और यदि इस प्रकार से पूछ ले कि ब्रिज रेक्टिफायर या फुल वेव प्रकार का ब्रिज रेक्टिफायर है तो उसमें कितने डायोड प्रयोग किए जाते हैं, तो उसमें होता 4। तो यहाँ पूछा फुल वेव यानी पूर्ण तरंग रेक्टिफायर। पूर्ण तरंग की खासियत क्या है कि ट्रांसफार्मर है वो सेंटर टैपिंग होना आवश्यक है, तो ही 2 डायोड से फुल वेव हम बना सकते हैं। तो इस प्रकार से मान लो ये सेंटर टैपिंग ट्रांसफार्मर है तो इसमें 2 डायोड लगाए जाएंगे इस प्रकार से। ये हो गया फुल वेव रेक्टिफायर, ये हो गया प्लस और ये माइनस, ये हो गया इनपुट एसी और ये हो गया आउटपुट डीसी। तो इसमें पूछा डायोडों की संख्या कितनी है, तो 2 डायोड लगाए जाते हैं। तो फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर डायोड्स के यानी जो रेक्टिफायर में प्रयोग किए जाने वाले डायोडों की संख्या क्या होगी, 2। तो राइट आंसर हो गया 2B। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रोलाइट के मामले में तापमान में वृद्धि का कारण बनता है। इलेक्ट्रोलाइट में तापमान में वृद्धि क्यों होती है, यानी इलेक्ट्रोलाइट है वो गर्म क्यों हो जाता है। बैटरी को हम चार्ज करते हैं तो बैटरी गर्म क्यों हो जाती है, कुछ हल्की गर्म हो जाती है। ऑप्शन देखो, वोल्टेज में वृद्धि, प्रतिरोध में वृद्धि, वोल्टेज में कमी, प्रतिरोध में कमी, प्रतिरोध में कोई बदलाव नहीं। तो प्रतिरोध में कमी होने के कारण तापमान में वृद्धि हो जाती है यानी कुछ गर्म हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो गया, प्रतिरोध में कमी, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है ऐसी सामग्री जिसे बहुत ही कम चुंबकित बनाया जा सकता है उसे क्या कहते हैं, यानी वह पदार्थ जिसकी चुंबकशीलता का मान कम होता है या कम चुंबकित किया जा सकता है उसे हम पैरामैग्नेटिक पदार्थ कहते हैं। और जिसे चुंबकित किया जा सकता है उसे लोहा चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और जिसे चुंबकित नहीं किया जा सकता यानी चुंबकत्व का विरोध करता है वो हो गया प्रति चुंबकीय। तो इसमें क्या है, कम चुंबकित किया जा सकता है तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखो, चुंबकीय नहीं, पैरामैग्नेटिक सही है, प्रति चुंबकीय नहीं, लोहा चुंबकीय नहीं, विद्युत चुंबकीय नहीं। तो राइट आंसर हो गया पैरामैग्नेटिक पदार्थ कहलाते हैं वो। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कंडक्टर में विकसित ऊष्मा के अनुपात में होती है, यानी किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा किस कारक पर निर्भर करती है। तो किसी चालक में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा, यदि किसी चालक में से धारा प्रवाहित की जाती है तो वह चालक कुछ गर्म हो जाता है, यह विद्युत धारा का उसमें प्रभाव भी है। तो किसी चालक में उत्पन्न हुई ऊष्मा H बराबर होता है I²RT, यानी H है वो समानुपाती होगा धारा के वर्ग के, H समानुपाती होगा प्रतिरोध के और H समानुपाती होगा समय के। इन तीनों के गुणनफल के समानुपाती ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो H बराबर I²RT, यानी H है वो धारा के वर्ग के समानुपाती होगी, प्रतिरोध के समानुपाती होगी और समय के भी समानुपाती होती है। अब ऑप्शन देखो, पावर यानी शक्ति के वर्ग के नहीं, प्रतिरोध के वर्ग के, प्रतिरोध के वर्ग यानी प्रतिरोध के तो सीधे समानुपाती, करंट स्क्वायर यानी धारा का वर्ग के सही है, समय के स्क्वायर, समय के स्क्वायर यानी केवल समय के, वोल्टेज स्क्वायर नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, करंट का स्क्वायर यानी धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, के अनुपात में होती है। तो राइट आंसर हो गया सी, करंट का स्क्वायर, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है डीसी मोटर में वेग ईएमएफ पर निर्भर करता है, यानी डीसी मोटर का वेग ईएमएफ किस कारक पर निर्भर करता है। तो डीसी मोटर के अंदर वेग ईएमएफ यानी विरोधी विद्युत वाहक बल ईबी बराबर क्या होता है, भाई ZN/60 इंटू P/A। तो ईबी है वो समानुपाती होगा चुंबकीय फ्लक्स के, ईबी समानुपाती होगा चालकों की संख्या के, ईबी समानुपाती होगा N के, और ईबी समानुपाती होगा P के, और ईबी समानुपाती होगा 1/A के, समांतर पथों की संख्या के विलोमानुपाती। अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि डीसी मोटर में वेग ईएमएफ पर निर्भर करता है, चालक के आकार पर नहीं, फील्ड फ्लक्स पर निर्भर करता है, सही है। फील्ड की अच्छा ब्रश सामग्री पर नहीं, कम्यूटेटर के प्रकार पर, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ये कह रहा है कि फील्ड फ्लक्स, तो फील्ड फ्लक्स पर निर्भर करता है, सही है। तो फ्लक्स के समानुपाती होता है, यानी फ्लक्स पर विरोधी विद्युत वाहक बल निर्भर करता है। तो राइट आंसर हो गया बी, फील्ड फ्लक्स। अगला क्वेश्चन है
थर्मल ओवरलोड रिले स्टार्टर में मोटर की रक्षा के लिए विद्युत प्रदान करता है। यानी क्या सुरक्षा प्रदान करता है ओवरलोड रिले? ये मैंने पहले भी बताया था कि फ्यूज है वो लघु पथ से सुरक्षा प्रदान करता है और ओवरलोड रिले है वो अति भार से सुरक्षा प्रदान करता है। यानी अति धारा से सुरक्षा प्रदान करने के लिए ओवरलोड रिले प्रयोग किया जाता है। ये थर्मल प्रकार का भी हो सकता है या मैग्नेटिक प्रकार का भी हो सकता है, यानी विद्युत चुम्बकीय प्रकार का भी हो सकता है या थर्मल प्रकार का भी हो सकता है। तो इसमें थर्मल प्रकार का पूछा है, जो भी हो थर्मल हो चाहे चुंबकीय प्रकार का हो, अति भार रिले है वो अतिरिक्त धारा से सुरक्षा प्रदान करता है। तो ऑप्शन देखो, शॉर्ट सर्किट से नहीं, शॉर्ट सर्किट से तो फ्यूज सुरक्षा प्रदान करता है। ओपन सर्किट कम वोल्टेज अतिरिक्त करंट सही है, उच्च वोल्टेज नहीं। तो राइट आंसर क्या हो गया? डी, अतिरिक्त करंट से सुरक्षा प्रदान करता है। तो राइट आंसर हो गया डी, अतिरिक्त करंट। अगला क्वेश्चन है, यदि वैक्यूम ट्यूब एम्पलीफायर सर्किट 50 किलो ओम प्रतिरोध 150 वोल्ट है तो इसकी धारा क्या होगी? यानी प्रश्न में क्या दे रखा है, कोई वैक्यूम ट्यूब एम्पलीफायर सर्किट है जिसका प्रतिरोध R बराबर क्या है? सर्किट का प्रतिरोध R बराबर है 50 किलो ओम, यानी 50,000 ओम है। प्रतिरोध है 150 वोल्ट है, V बराबर क्या है? 150 वोल्ट है। तो इसकी धारा I बराबर क्या होगा? I बराबर ज्ञात कीजिए। तो सूत्र क्या है अपना? I बराबर क्या हो जाएगा? I बराबर होता है V अपॉन R। V का मान क्या है? 150, R का मान क्या है? 50,000। तो देखो 0 से 0 और ये हो गया 3, तो ये हो गया 3/1000, या ये हो गया 3 ऊपर आएगा 1000 इंटू 10 की घात -3 एम्पियर, या इसे हम कहेंगे 3 मिली एम्पियर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 मिली एम्पियर। किस में है? बी ऑप्शन में देखो 3 मिली एम्पियर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? धारा का मान क्या होगा? 3 मिली एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, कार्बन संरचना प्रतिरोधी के लिए निम्न में से कौन सा सामान्य प्रतिरोध और बिजली अपव्यय मूल्य है? यानी कार्बन प्रतिरोध कौन सा है? अब देखो इनकी वाटता देखो, वाटता दे रखी है पहले में कितना है? 1,00,000 ओम, 1 वाट, 5 ओम, 5 वाट, 500 ओम, 100 वाट, और 1,00,000 ओम 10 वाट और 1000 ओम 100 वाट। कार्बन प्रतिरोधक होते हैं वो 2 वाट के होते हैं, यानी अधिकतम इनकी वाटता होती है 2 वाट, यानी कार्बन प्रतिरोध 2 वाट तक के उपलब्ध होते हैं। बाद में वायर बाउंड प्रतिरोधक वो मिलते हैं। तो अब इसमें 5 और ऑप्शनों में देखो, बी में 5 है, सी में 10 वाट 100 वाट है, डी में 10 वाट है, ई में 100 वाट है। तो 1 वाट वाले यानी कार्बन प्रतिरोध वाटता में कम होते हैं, मान में उच्च भी मिल जाते हैं, जबकि वाटता में कम मिलते हैं, यानी 1 वाट 2 वाट के ही 2 वाट तक के ही मिलते हैं। तो राइट आंसर फिर क्या हो जाएगा? ए, यानी 1 वाट वाला ऑप्शन सही होगा। तो कार्बन प्रतिरोध है संरचना में 1 वाट या 2 वाट तक के उपलब्ध होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया? 1 वाट वाला, यानी ए ऑप्शन सही हो गया कि 1,00,000 ओम और 1 वाट। अगला क्वेश्चन है, लेड एसिड सेल का आउटपुट क्या होता है? एक शीशा अम्ल सेल है, इसकी आउटपुट वोल्टता क्या होती है? तो शीशा अम्ल सेल है यानी लेड एसिड सेल है, इसकी वोल्टता लगभग 2.1 या 2.2 होती है, तो 2.2 वोल्ट हो जाएगी। ऑप्शन में देखो 1.35 नहीं, 2.2 सही है, 4, 6 और 125 वोल्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2.2 वोल्ट होती है। तो राइट आंसर हो गया बी, 2.2। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा परिवर्तनीय प्रकार का कैपेसिटर, यानी निम्न में से कौन सा एक वेरिएबल प्रकार का कैपेसिटर है? पेपर कैपेसिटर, अब आगे ऑप्शन और देखो, माइका कैपेसिटर, ट्रिमर और पेडर दोनों ही वेरिएबल कैपेसिटर होते हैं, यानी ट्रिमर और पेडर दोनों ही एक वेरिएबल प्रकार के कैपेसिटर होते हैं। तो परिवर्तनीय प्रकार का होता है सेरामिक कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रिमर, यानी सी ऑप्शन सही होगा। ट्रिमर दे रखा है तो भी सही है, पेडर देता है यहाँ पे तो भी सही होता है, क्योंकि वो भी एक परिवर्तनीय प्रकार का संधारित्र है। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा, ट्रिमर। अगला क्वेश्चन है, ऐसी तरंग फॉर्म की ध्रुवीयता प्रत्येक चक्र को उल्ट देती है,
यानी प्रत्येक कब उल्टे देती है। अच्छा, ऐसी तरंग फॉर्म की ध्रुवता यानी ऐसी की वेव फॉर्म कब बदल जाती है, यानी इसकी वेव फॉर्म की ध्रुवता कब बदलती है। क्या कह रहा है कि एक ऐसी आपूर्ति है, इसकी ध्रुवता कब परिवर्तित होती है। देखो किस प्रकार से पूछ रहा है ये। मान लो ये ऐसी है, इसकी ये धन ध्रुव है, ये ऋण ध्रुव है। ये ऋण ध्रुव कब आएगा, यानी मान लो ये धन ध्रुव है, अब ऋण ध्रुव कब आएगा, प्रत्येक अर्ध चक्र के अंदर। यानी अर्ध चक्र तक धन रहेगा, अर्ध चक्र ऋण रहेगा, अर्ध चक्र धन रहेगा, अर्ध चक्र वापिस ऋण रहेगा। तो प्रत्येक अर्ध चक्र में इसकी ध्रुवता बदल जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अर्ध चक्र, यानी एक ए ऑप्शन इसका सही होगा कि अर्ध चक्र में ध्रुवता बदल जाती है। अगला क्वेश्चन है, फैराडे के सिद्धांत के अनुसार विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब ऑप्शन देखो क्या है। विद्युत क्षेत्र समय के विभिन्न प्रवाह द्वारा उत्पादित किया जा सकता है। विद्युत क्षेत्र समय के विभिन्न प्रवाह द्वारा उत्पादित किया जा सकता है। चुंबकीय क्षेत्र वर्तमान घनत्व के विधिवत उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र हर चार्ज कण के साथ जुड़ा होता है। चार्ज संरक्षित है, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ए होगा कि विद्युत क्षेत्र समय के विभिन्न प्रवाह द्वारा उत्पादित किया जा सकता है, यानी फैराडे के सिद्धांत के अनुसार। तो राइट आंसर क्या हो गया, ए। अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर की गति किसके सीधे समानुपाती होती है। डीसी मोटर की गति किनके सीधे समानुपाती होती है। तो डीसी मोटर की गति किन कारकों पर निर्भर करती है। देखो अपना सूत्र था, अभी पहले भी मैंने बताया था कि ई बी बराबर होता है पाई जेड एन बट्टा 60 पी अपॉन ए। एन ज्ञात करना है तो एन बराबर क्या हो जाएगा, एन बराबर हो जाएगा ए बी इंटू 60 इंटू ए बट्टा फाई जेड और पी। तो देखो एन समानुपाती ई बी, एन समानुपाती ए, एन समानुपाती 1/5 यानी फ्लक्स के विलोमानुपाती, एन समानुपाती 1/z, एन समानुपाती 1/p। तो देखो एन है ईबी के समानुपाती है, समांतर पथों के समानुपाती है, फ्लक्स के विलोमानुपाती है, चालकों की संख्या के विलोमानुपाती है और पोलों की संख्या के भी विलोमानुपाती होता है एन। अब इसमें सीधे अनुपात में पूछा है कि सीधे समानुपाती किसके होगा, वेग ईएमएफ यानी ईबी के समानुपाती होगा, सही है। चुंबकीय प्रवाह यानी चुंबकीय फ्लक्स के विलोमानुपाती होता है। टॉर्क, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप और बी और डी दोनों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेग ईएमएफ के समानुपाती होता है। तो राइट आंसर हो गया ए, वेग ईएमएफ। तो ये थे कुछ प्रश्न इस पेपर से संबंधित है। शेष जो प्रश्न है वो नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। ठीक है साथियों।